दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी क्या होता है? बिहेवियर थेरेपी एक ट्रीटमेंट होता है किसी भी प्रॉब्लम का। मतलब कि किसी कोई भी व्यवहारिक दिक्कत आ रही है किसी व्यक्ति को, तो उसमें एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट या ट्रेंड बिहेवियर थेरेपिस्ट होता है जो कि मरीज के साथ एक अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाता है। प्रोफेशनल होता है कि जिसमें जब तक वो मरीज़ के साथ है तब तक ही वो उसके साथ रिलेशन में रहेगा, उसके बाद वो अलग है। इसमें क्या रहता है कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है थेरेपिस्ट का, थेरेपी देने वाले का, कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी सिम्टम्स हैं, उसको या तो रिमूव करा किया जाता है या उसको मॉडिफाई किया जाता है, और उसके बाद उसका जो प्रमोट किया जाता है, मतलब उसको चेंज लाया जाता है, जिससे क्या रहेगा कि पर्सनालिटी में चेंज होगा, पॉजिटिव पर्सनालिटी होगी, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। उसके बाद आता है हमारा मेजर अजम्पशंस ऑफ बिहेवियर थेरेपी। कुछ यहाँ पे अजम्पशंस दी हुई हैं बिहेवियर थेरेपी की। सबसे पहले, ऑल बिहेवियर इज़ लर्नड। जो भी हमारा बिहेवियर होता है किसी भी टाइप का है, माल अडप्टिव है या अडप्टिव है, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर जिसको बोला जाता है, वो सभी सीखा हुआ है, कोई जन्म से नहीं लेके आता। मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा बिहेवियर चेंज होता जाता है। ह्यूमन बीइंग पैसिव ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि एक जैसे हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, एक हम अपने बिहेवियर को किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें कोई रीइंफोर्समेंट या जैसे कि प्रोत्साहन दिया जाता है या हमें बताया जाता है कि आपका बिहेवियर अच्छा हो गया, तो आपका जो लेवल है, मतलब इसमें कि कहीं पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा तो आपको प्रमोशन मिलेगी, या कुछ और तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है, तो वो क्या रहेगा कि हमारा जो बिहेवियर है वो हम चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारा जो माल अडप्टिव बिहेवियर है, जिसको हम बोलते हैं कि गलत व्यवहार है, वो अनलर्नड हो, मतलब हमने सीखा नहीं है, बट उसको हम चेंज कर सकते हैं, अडप्टिव बिहेवियर में आ सकते हैं। अडप्टिव मतलब जो नॉर्मल व्यवहार होता है, जो मतलब हम आपस में करते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता है उस तरीके से, तो उसमें क्या रहेगा कि कोई या तो उसको स्पेसिफिक स्टिमुलाई दिया जाता है, मतलब किसी भी सिचुएशन में उसको लेके जाया जाता है, उसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज होगा, या उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, या इस तरीके की कोई कंडीशन उसके सामने रखी जाएगी कि जिससे उसका जो गलत व्यवहार है वो सही हो जाए। उसके बाद आता है बिहेवियर असेसमेंट। जब हम बिहेवियर को चेक करते हैं उसमें, तो मेन फोकस, सबसे ज़्यादा फोकस होता है हमारा प्रेजेंट टाइम पे, करंट बिहेवियर कैसा है, मतलब अभी जो ये वाला टाइम है, इस टाइम में व्यक्ति का बिहेवियर, व्यवहार कैसा चल रहा है, वो देखना, ना कि पास्ट का। उसके बाद ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं इंडिविजुअल की, वो इंडिविजुअली टॉलरेटेड होती हैं, मतलब एक व्यक्ति का कितना लेवल है कि कितने बिहेवियर, कितने लेवल तक वो अपने आप को ठीक कर लेगा, उस लेवल तक उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा इंडिकेशन। इंडिकेशन में है कि फोबिया, किसी को डर लग रहा है उस सिचुएशन में, ऑब्सेशन, बार बार विचार चल रहे हैं किसी भी कंडीशन के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थिति के बारे में, उसमें कंपल्सन होता है कि बार बार हम कोई काम कर रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार डोर चेक कर रहे हैं, बार बार लाइट चेक कर रहे हैं, वो सब सिचुएशन होती है। करंट सेक्सुअल डिसऑर्डर, किसी में भी सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, उस कंडीशन में हम बिहेवियर थेरेपी देते हैं। उसके बाद आता है हमारा टेक्निक। कौन कौन सी टेक्निक है, कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम व्यक्ति के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि ये जो थेरेपी है, ये जो टेक्निक है, सबसे पहले जोसेफ वॉल्फ ने शुरू की थी। इसमें मेन प्रिंसिपल क्या रहता है कि काउंटर कंडीशनिंग होती है, मतलब काउंटर होगा कि जो सिचुएशन चल रही है उससे अलग। इसमें सबसे पहले होता है कि व्यक्ति को रिलैक्स करवाया जाता है, नॉर्मल स्थिति में लेके आया जाता है, उसके बाद उसको धीरे धीरे स्टिमुलाई, जिससे उसको प्रभाव हो रहा है, कोई भी ऐसी स्थिति, कोई भी ऐसी जो सिचुएशन या कोई ऐसा इंसिडेंट्स जिससे उसको डर लग रहा है या एंजाइटी हो रही है, उसको चिंता हो रही है, तो उससे उसको उसके सामने लेके जाया जाता है और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स चेक किया जाता है। जो नेगेटिव रिएक्शन होती है एंजाइटी की, मतलब जो हमारी बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, जिसमें क्या है कि पेशेंट की हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए या उसको हार्ट अटैक आने की सिचुएशन होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि व्यक्ति को पहले हमने रिलैक्स कर दिया है, बिल्कुल रिलैक्स कर दिया, उसके बाद उसका जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाता है।
तो इस सिचुएशन को रेसिप्रोकल इनहिबिशन बोला जाता है। उसके बाद आता है कि जो हमारी सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है वो उसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले है रिलैक्सेशन टेक्निक दी जाती है, व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से रिलैक्स करवाया जाता है, मतलब उसका माइंड है वो पीसफुल करवाया जाता है जिससे कोई भी सिचुएशन उसको अफेक्ट ना कर सके। उसके बाद हाईआरकी कंस्ट्रक्शन। हाईआरकी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि इसमें जिस भी सिचुएशन से उसको डर लग रहा है, छोटी से लेके बहुत बड़ी तक, कोई ऐसी सिचुएशन जिससे वो बहुत ज़्यादा डरता है, उसको चिंता होती है उस सिचुएशन में, तो हमने उसकी एक लिस्ट बनवा लेनी है। उसके बाद थर्ड सिचुएशन आती है जिसमें क्या रहेगा कि डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द स्टिमुलाई, मतलब हमने लिस्ट बना ली, सबसे पहले रिलैक्स कर दिया, उसके बाद लिस्ट बना ली। तीसरे में आता है कि जो हमने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम वो स्टिमुलाई, वो चीज़ उसके सामने लेके आएंगे या उसको फील करवाएंगे, उससे उसकी रिएक्शन हम चेक करेंगे और धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। इसमें क्या रहता है कि व्यक्ति को बिल्कुल रिलैक्स करवाया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, वो होता नहीं है उसको इंड्यूस करते हैं, मतलब पैदा किया जाता है। तो उसमें क्या रहता है कि यहाँ पे कुछ एक टेक्निक दी हुई है, जैसे कि जैकॉब्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है, जिसमें कि पैरों से लेकर सिर तक उसकी बॉडी की मसल्स होती है, जो मांसपेशियाँ होती हैं, उसको रिलैक्स करते हैं। हिप्नोसिस है, जो पेंडुलम होता है, आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा। एक व्यक्ति को बिठा दिया जाता है, दूसरा उसके सामने एक पेंडुलम घुमाता है और उसको मतलब ऐसे अपने वश में कर लेता है, उस तरीके से। उसके बाद मेडिटेशन या योगा हो सकता है। मेंटल इमेजिनरी होता है कि उसको मतलब जैसे हम फैंटेसी लाइफ बोलते हैं, मतलब अपनी ख्वाबों की दुनिया में लेके जाते हैं उसको, इस तरीके से। और नेक्स्ट आता है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक में होता है कि व्यक्ति जो हमारे से थेरेपी लेने आया होता है उसको हमने धीरे धीरे बोलना है कि आप शांत हो रहे हो। शांत बिल्कुल रिलैक्स होने के बाद उसको बोलना है कि आपका हार्ट रेट कितना तेज़ चल रहा है, आपकी हार्ट बीट कैसी है, मतलब सांसों की गति कैसी है, हृदय की गति कैसी है, आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही है, वो सब चीज़ें हम इसमें पूछते हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे हाईरार्किकल कंस्ट्रक्शन। हायरार्की कंस्ट्रक्शन में होता है कि यहाँ पे पेशेंट से पूछा जाता है लिस्ट के बारे में, जिससे उसकी एंजाइटी बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिसेंसिटाइज करवाते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिसेंसिटाइजेशन ऑफ स्टिमुलस। डिसेंसिटाइजेशन ऑफ स्टिमुलस में होता है कि मतलब जो हमने लिस्ट बनाई है उसको पहले या स्टार्टिंग में सबसे पहले हम उसको कम लेवल वाला लेके जाते हैं। कम लेवल वाले, जैसे किसी को छिपकली से डर लग रहा है, उसको एक कमरे में बंद कर बिठा देते हैं, आगे से लॉक लगा देंगे और उसमें छिपकली छोड़ देते हैं, तो उससे क्या रहेगा कि छिपकली से डर उसका ख़त्म हो जाएगा। या उसके बाद धीरे धीरे उस लेवल को हम बढ़ाते चले जाते हैं, तो वो होता है हमारा यहाँ पे डिसेंसिटाइजेशन ऑफ स्टिमुलाई। उसके बाद आता है हमारा फ्लोडिंग मेथड। फ्लोडिंग में क्या होता है कि इसमें क्या रहेगा कि किसी भी पर्सन को एकदम से एक्सपोज करवाया जाता है, मतलब कोई जिस सिचुएशन से उसको डर लग रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे किसी को स्टेज पे जाने से डर लग रहा है, तो उसको आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, कैसे भी करके उसको एकदम से स्टेज पे लेके जाया जाता है, और वहाँ जाके ऐसा सिचुएशन होती है कि वो वहाँ से भाग नहीं सकता। तो उस केस में क्या रहेगा कि धीरे धीरे वो अपने जो एंजाइटी, उसको चिंता है, वो कम हो जाती है। इंडिकेशन क्या है, स्पेसिफिक फोबिया में उसको दिया जाता है, जैसे कि स्टेज फोबिया है, एगोराफोबिया है, सोशल फोबिया है, ऐसी सिचुएशंस। उसके बाद आता है हमारा एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी होता है कि एवर्जन मतलब इसमें क्या रहेगा कि विपरीत स्थिति कैसा है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ जो उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कोई ऐसा रिस्पॉन्स, एक साइड उसको बहुत अच्छा, कोई सिचुएशन, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को शराब पीना की आदत है और उसको वो शराब के बिना नहीं रह सकता, उसके साथ उसमें क्या रहेगा कि हम उसको, जब वो शराब पीता है तो उसके साथ हम उसको इलेक्ट्रिक करंट दें। तो उसके बाद जब 2 या 3 बार उसको ऐसा होगा कि जैसे ही वो गिलास उठाएगा दारू का या शराब का, जो भी ले रहा है वो, तो उसके बाद उसको वैसे ही करंट मिलेगा, तो उससे क्या रहेगा कि उसका मन भर जाएगा उस शराब से, और उसके बाद वो उस शराब को छोड़ देगा। ये होता है हमारा एवर्जन कंडीशनिंग। मतलब कि इसमें क्या रहेगा कि
प्लीजेंट रिएक्शन है और अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स। प्लीजेंट और अनप्लीजेंट मतलब जो उसका अच्छा लगता है और जो नहीं अच्छा लगता, उन दोनों के पेयर को बोला जाता है। तो उसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा कि अनप्लीजेंट रहेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब शराब उसको सामने रखी जाती है और उसके साथ उसको करंट दिया जाता है, अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स हो गया उसका करंट, और प्लीजेंट है जो वो शराब पी रहा है। तो जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा कि वो शराब पीना छोड़ देगा। इसमें क्या है कि जो अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स वो इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई से भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। कोई मेडिसिन भी दे सकते हैं, या सोशल डिसअप्रूवल भी होगा, या इवन फैंटेसी भी हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर फॉर इंक्रीजिंग अडप्टिव बिहेवियर। यहाँ पे हमारे जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, उसके बेस पे हम एक व्यक्ति का बिहेवियर नॉर्मल लेके आए हैं। उसको नॉर्मल लाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले आता है हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है कि पर्सन को, कोई भी व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए दिया जाता है, जब वो उस काम को कंप्लीट कर लेता है किसी भी तय टाइम समय के अकॉर्डिंग। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने उसको आधा घंटा दिया है, कोई भी जैसे प्लांट लगाना है या प्लांट की कटिंग करनी है या कोई पेंट करना है, तो उसने उस टाइम में वो चीज़ कर दी है, तो हम उसको कोई ना कोई अवार्ड देंगे या कोई ना कोई गिफ्ट उसको देंगे। तो उससे क्या रहेगा कि इस टेक्निक के बेस पे उसका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे उसके बाद वो धीरे धीरे समझने लगेगा कि अगर मैं ऐसे ही टाइम पे कोई चीज़ करता रहूँगा तो मुझे आगे और इससे बड़ा कुछ नया गिफ्ट मिलेगा। उसके बाद आता है टोकन मनी। टोकन मनी में होता है कि कोई भी काम पूरा करने के बाद उसको गिफ्ट में पैसे दिए जाते हैं या कोई टोकन दिया जाता है, जैसे या कोई उसकी पसंदीदा चीज़ दी जाती है, जिससे क्या रहेगा कि जो उसका बिहेवियर, अगर वो टारगेटेड बिहेवियर परफॉर्म करता है तो नेक्स्ट टाइम वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आता है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर टू टीच न्यू बिहेवियर। इसमें पहले था कि हम उसको कैसे रीइंफोर्स कर सकते हैं, कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा आता है कि नया बिहेवियर हम उसको कैसे सिखा सकते हैं, नई चीज़ कैसे सिखा सकते हैं। सबसे पहले आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मॉडलिंग में होता है कि हम कोई भी रोल प्ले करते हैं, मॉडल मतलब एज ए मॉडल करते हैं, जिसमें क्या रहेगा कि इसमें हम सामने वाले को, जो व्यक्ति है, उसको सिखाया जाता है कि कैसे स्पेसिफिक बिहेवियर परफॉर्म करना है पेशेंट, और उस बिहेवियर में अगर पर्सन ने मतलब उस सिचुएशन में जो हमने उसको सिखाया है, फॉर एग्जांपल जैसे कि फैमिली से उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने मदर फादर से उसको प्रॉब्लम है, तो उसको ऐसा रोल दिया जाता है कि उस रोल में, उस प्ले में उसको अपने मम्मी पापा या जो भी आप बोलते हो उसके अकॉर्डिंग आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है, बहुत ज़्यादा केयर करनी है, वो आपकी ज़्यादा केयर करते हैं। तो उससे क्या रहेगा कि धीरे धीरे वो सीख जाएगा वैसी सिचुएशन को, और वो सेम बिहेवियर उसको बार बार करने के लिए बोलना है सेम मैनर में, तो उससे वो नया तरीका सीख जाता है। उसके बाद आता है हमारा शेपिंग। शेपिंग में है कि यहाँ पे पर्टिकुलर स्किल सिखाया जाता है पर्सन को, स्टेप बाय स्टेप उसको बताया जाता है कि आपने एक पॉइंट करना, एक पॉइंट पे ये चीज़ करनी है, वो कंप्लीट हो जाती है तो उससे थोड़ा सा बड़ा दिया जाता है, उससे बड़ा। जैसे कि पेंटिंग में है, सबसे पहले एक मतलब स्केच दिया जाता है, ड्रॉ करके दिया जाता है कोई भी डायग्राम या कोई भी पिक्चर, उसमें कलर करना है। उसके बाद उसको बोलना है कि ऐसा ही आपने ड्रॉ करना है, फिर उसमें कलर करना। फिर तीसरा है कि उसको नई पिक्चर, बड़ी सी पिक्चर बनाने के लिए बोला जाता है, जिससे उसका बिहेवियर है शेप में आ जाता है, मतलब इस तरीके का उसको दिया जाता है। उसके बाद आता है चेनिंग। चेनिंग में होता है कि कोई व्यक्ति को, जैसे कोई बड़ा सा काम अगर सामने आ जाता है तो हम डर जाते हैं कि ये हम कैसे करेंगे, तो उस काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके जो व्यक्ति है जिसका बिहेवियर हमने चेंज करना है उसको छोटे छोटे पार्ट में उसको देना है, जिससे क्या रहेगा कि स्टेप बाय स्टेप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो एक से एक किया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस तरीके से वो पूरा प्रोसेस वो कंप्लीट कर जाएगा। तो वो एक चेन की तरह चलता जाएगा और वो टास्क कंप्लीट हो जाता है। तो उसके स्टेप बाय स्टेप जब जाता है तो उसके बाद उसका नया नया स्टेप उसको दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा
ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर फॉर डिक्रीजिंग माल अडप्टिव बिहेवियर। अब तक तो था कि हमने माल अडप्टिव बिहेवियर को कम करने के लिए, मतलब अडप्टिव बिहेवियर को नॉर्मल करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जो तरीके बताए। अब दूसरा आता है हमारा यहाँ पे कि जो माल अडप्टिव बिहेवियर, जो हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, उसको कम करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहला है एग्जिस्टेंस और इग्नोरिंग। इसमें क्या है कि एग्जिस्टेंस और इग्नोरिंग में, एग्जिस्टेंस का मीनिंग होता है कि जो अटेंशन है पर्सन की, कोई भी रिवार्ड है वो अटेंशन रिवार्ड परमानेंटली, मतलब हम जो व्यक्ति हमारे सामने आ रहा है, हमसे गंदा व्यवहार कर रहा है, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसकी जो फॉलोइंग है प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आ रही है बिहेवियर में, उस पर ध्यान नहीं देंगे। इसमें क्या रहता है, पेशेंट पे भी नहीं देना और ना उससे बात करनी, ना उसके जो फिज़िकल कांटेक्ट रखना, मतलब उसको टच भी नहीं करना, उसके पास भी नहीं बैठना। तो उससे क्या रहेगा कि पेशेंट एग्जिबिट ऑड बिहेवियर, इससे उसको सामने वाले को लगेगा कि ये मेरे से नाराज़ है या कुछ है इस तरीके से। जैसे हमारे फैमिली वाले करते हैं, जब हम कोई गलत काम कर देते हैं, हमारे मम्मी पापा या हमारे घर में बड़े जो होते हैं, कोई भी गलती हम करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो वो बिहेवियर शो करते हैं, वैसा ही इसमें है। इसमें इग्नोरिंग और एग्जिस्टिंग बिहेवियर। उसके बाद आता है हमारा पनिशमेंट। पनिशमेंट में है जैसे छोटे बच्चों को, बच्चे ने गिलास तोड़ दिया या कोई गलत काम कर दिया, कोई चीज़ तोड़ दी है, कोई भी है, फ़ोन तोड़ दिया या कुछ और तोड़ दिया, तो उसके लिए पनिशमेंट दी जाती है। वैसे ही हम इसमें पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट में होगा कि उसका लेवल, मतलब कि जो बिहेवियर है, अनडिजायरेबल बिहेवियर है, जो हम नहीं चाहते कि उसका, जैसे कि गलत व्यवहार है, उसको ठीक करने के लिए हम उसको पनिशमेंट देंगे उसको। तो उससे क्या रहेगा कि जब उसको बार बार हम 2 या 3 बार उसको इस तरीके से पनिश कर देंगे, या उसको जैसे कि एक कमरे में बंद कर देना, या उसकी जो ज़रूरत की चीज़ है या जो उसकी फेवरेट टॉय है बच्चे की या बड़े का, क्या रहेगा कि खाने की चीज़ है या कहीं जा रहा है उसको नहीं लेके जाएंगे, फैमिली के दूसरे मेम्बर वहाँ पे चले जाएं, तो इस तरीके से उसको पनिशमेंट दी जाती है, जिससे उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे टाइम आउट। टाइम आउट एक ऐसी कंडीशन है कि इसमें रहेगा कि कुछ, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, कोई भी टास्क, कोई भी काम करने का एक टाइम फिक्स कर देते हैं। टाइम फिक्स करने के बाद क्या रहेगा कि उसको जब वो पूरा हो जाता है तो वो जितना भी उसने काम किया वो वहीं का वहीं रहेगा। अगर उसने पूरा कर लिया तो उसका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा। अगर उसका रह गया तो नेक्स्ट टाइम में वो उसको कंप्लीट दिए गए समय के अनुसार करने की कोशिश करेगा। जैसे आपका फाइनल पेपर होता है 2.5 घंटे का होता है, 2.5 घंटे में जितना भी आपके क्वेश्चन होते हैं तो उसको आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करते हो, और जो रह गया उसके आपके नंबर कट जाते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट पेपर में अगर आपके साथ ऐसा हो गया तो दूसरे में आप उस टाइम अपने पेपर को और अपने टाइम को नॉर्मल करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट आता है हमारा डी पॉइंट है रेस्टिट्यूशन या ओवर करेक्शन। रेस्टिट्यूशन होता है कि डिस्टर्ब सिचुएशन है जो पर्सन की, उसको नॉर्मल लाने के लिए। इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि पेशेंट ने यूरिन पास आउट कर दिया है किसी भी वार्ड में, या जैसे कि बच्चे ने बेड वेटिंग कंडीशन है बच्चे की, तो उस केस में क्या रहेगा कि बच्चे से वो पूरी बेडशीट धुलवाना या मोपिंग करवाना, इस तरीके से उसको पनिशमेंट दी जाएगी। वो उसको बोला जाता है ओवर करेक्शन, जिससे उसको डर बन जाएगा अंदर कि यहाँ पे साइकेट्रिक पेशेंट का एग्जांपल दिया हुआ है। नॉर्मली मैं बता रही हूँ कि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं जो बेड वेटिंग है या रात को डर जाते हैं, या क्या है कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस कंडीशन होती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या है कि हम उसको पनिशमेंट देंगे। या तो वो बेडशीट वॉश करने के लिए देंगे, या कोई घर का कोई बड़ा सा काम करने के लिए देंगे, जिससे उसका 2 या 3 घंटे ख़राब हो जाए, उसमें लग जाए, तो जिससे नेक्स्ट टाइम अगले दिन वो ऐसी सिचुएशन करने से बचेगा और उसका व्यवहार ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा असर्टिवनेस एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग। असर्टिवनेस होता है कि व्यक्ति को सिखाया जाता है कि नॉर्मल व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस थेरेपी में है कि पेशेंट को ट्रेनिंग दी जाती है अपने इमोशनल और बिहेवियर पैटर्न को ठीक करने के लिए। तो इसमें पेशेंट को अनकरेज किया जाता है, मतलब उसको सांत्वना दी जाती है, सहानुभूति दी जाती है कि वो अच्छे से रिस्पॉन्स करे। उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी आता है, जो भी उसकी आइडिया है, जो भी सजेशन है, वो अच्छे तरीके से दे। और जो असर्टिव बिहेवियर ट्रेनिंग है वो एक थेरेपिस्ट ही दे सकता है। सबसे पहले है कि उसमें रोल प्ले करवाया जाता है, उसके बाद
क्या है कि प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन उसको शो की जाती है। प्रैक्टिकल रियल लाइफ मतलब कि प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन में होता है कि जो चीज़ मतलब कि जब वो उसको ऐसे रोल प्ले जैसे होता है उसमें उसका व्यवहार चेंज करने के लिए बोला जाता है, तो वो उसको सिखाया जाता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपका कोई कमेंट है या कोई सजेशन है तो वो भी आप ज़रूर बताना। थैंक यू।